बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। नाज़रीन किराम, ये वो हकीकत है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर उस गली, हर उस फैक्ट्री, हर उस खेत में सांस लेती है जहां पसीना रिस्क की कीमत अदा करता है। मजदूर की सुबह सूरज से पहले शुरू होती है और रात अंधेरे के बाद भी मुकम्मल नहीं होती। ईंटों के भट्ठे हों या तामीराती साइट्स, रिक्शा चलाने वाले हों या यौमिया उजरत पर काम करने वाले, सबकी जिंदगी एक ऐसे दायरे में कैद है जहां मेहनत बढ़ती है मगर उजरत वहीं की वहीं खड़ी रहती है। महंगाई का तूफान अशियाए खुरनोश से लेकर किरायों तक हर शय को निगल रहा है और सबसे ज्यादा दबाव उस तबके पर है जो पहले ही कमजोर बुनियादों पर खड़ा है। आटा, चीनी, बिजली, गैस और अद्वियात, हर चीज एक नई रफ्तार से महंगी हो रही है, जबकि आमदन जैसे वक्त के साथ मजीद सुस्त हो गई हो। और इसी बोझल समाज के ऊपर रात के किसी पहर हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा एक और झटके की सूरत सामने आया। ये फैसला महज ईंधन की कीमत नहीं बढ़ाता बल्कि ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजमर्रा की हर शय को महंगाई के नए दायरे में धकेल देता है। ट्रांसपोर्ट किरायों का बढ़ना, रस्त के अखराजात में इजाफा और इसके नतीजे में मार्केट में हर चीज की कीमत ऊपर जाना, ये सब एक ऐसे सिलसिले की कड़ियां हैं जो पहले ही टूटे हुए मुआशी आसाब को मजीद कमजोर करती हैं। अवाम के लिए यह इजाफा किसी आदादो शुमार का खेल नहीं बल्कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी में एक और कटौती है, एक और कुर्बानी है जो पहले ही महदूद बर्दाश्त से ली जा रही है। इसी मुआशी दबाव और अवामी बेचैनी के दरमियान सियासत का मंजरनामा भी किसी उलझी हुई दास्तान से कम नहीं। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात ने एक ऐसी कैफियत पैदा कर दी है जहां बयानिया यकजा होने के बजाय मुख्तलिफ समतों में बिखरता दिखाई देता है। क़यादत और रहनुमाओं के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां, फैसलों पर इख्तलाफ और सियासी हिकमत अमली पर टकराव ने जमात के अंदर एक गैर यकीनी फ़ज़ा कायम कर दी है। यूं लगता है जैसे एक बड़ा सियासी काफिला अपनी ही रफ्तार और समत पर मुत्तफिक नहीं और हर मोड़ पर नई बहस, नया सवाल और नया तवाज़ुन जन्म ले रहा है। इस सब के बीच मुल्क की मजमूई सियासत भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एतमाद, इस्तेहकाम और समत तीनों ही आजमाइश में है और अवाम एक बार फिर इसी सवाल के साथ खड़े हैं कि इस बेयकीनी के सफ़र का इख्तिताम आखिर कहां होगा। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन कर रही हैं शुमाइला राना साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पंजोता साहब, आपकी जानिब आऊँगा। यौम मजदूर भी है और हुकूमत ने अवाम को तोहफा भी दे दिया है, सिर्फ 6 रुपये पेट्रोल को बढ़ाया है और जारी बात है गवर्नमेंट तो कहती है कि पूरी दुनिया में ये मसाइल हैं, लेकिन फिगर्स ये कहते हैं कि 32% तो इस पेट्रोल की पूरी कीमत में गवर्नमेंट जो है वो टैक्स की मद में ले रही है आवाम से। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। मखदूम भाई, बात आपने ठीक की है कि हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सिर्फ 6 रुपये बढ़ाया। इख्तियार वली साहब बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि जी ये तो कहते थे कि 1000 रुपये भी बढ़ जाए तो कौम जो है बर्दाश्त कर लेगी। तो जब इस तरह की सोच पाई जा रही हो तो फिर आवाम की आपको फ़िक्र नहीं होती। अभी आप देखें कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो रेट है इमरान खान के दौर से अभी भी कम है, उसके बावजूद रेट 400 तक पहुंच गया है। और उस वक्त ये निकलते थे, नारे मारते थे, गलियों में आते थे, सड़कों पर आते थे, कहते थे कि 1 रुपया बढ़ता है तो नवाज शरीफ साहब को दिल में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और खुदा की कसम उनको इतना पेन होता है जितना किसी को पेन नहीं होता। अब 100 रुपये बढ़ जाता है, पेन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। जब 1 रुपये से इतना पेन होता है तो 100 रुपये जितना बढ़ाया है, 100 सवा 100 रुपये बढ़ाया, उससे तो फिर मेरा ख्याल में कुछ ऐसा इकदाम हो जाए कि फिर पता चलता कि वाकई भाई पेन से आगे बड़ा कोई दर्द उठ गया। तो सिंपल बात यह कि आवाम के दर्द की फ़िक्र उससे होती है जो आवाम के वोट से आया होता है। जो वोट से नहीं आए होते ना उनकी पॉलिसियाँ ठीक होती हैं, ना वो आवाम को कोई डिलीवर कर सकते हैं। अभी आप देख लें, पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर हम जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दिन ब दिन पाकिस्तान पीछे जा रहा है। 50% अवाम आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे, और जंग तो अभी शुरू हुई है। उससे पहले कि ये मैं सर्वे बता रहा हूँ, 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर बेरोज़गारी है, महंगाई जो है आपकी वो आसमान को छू रही है। और ये कह रहे जी हम पेट्रोलियम लीवी की मद के अंदर, अब शुमाइला राना साहब कहेंगी कि हम 129 अरब रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। वो सब्सिडी, मैं रात को एक शो में बैठा हुआ था, वो अतर काज़मी साहब ने अपने स्टाफ से पूछा कि क्या आपको सब्सिडी मिल रही है? उन्होंने कहा जी नहीं मिल रही।
उन्होंने कहा जी क्यों, दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा नहीं मिल रही। एक ने कहा जी कि वो ऐप ही नहीं काम करती तो पैसे हमारे पेट्रोल हमारे पास कैसे आएगा। यानी ना वहाँ आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है और यहाँ पर पेट्रोलियम लीवी कीमत के अंदर जो 107 रुपये लगाए गए हैं जो कि नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने अपने दौर के अंदर तमाम तर टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए थे जब रेट आलमी मंडी के अंदर बढ़ रहा था। जब उन्होंने ख़त्म कर दिए थे तो क्या उस वक्त IMF नहीं था? आज IMF क्यों है? आज IMF आपके ऊपर जो है वो, उस वक्त तो कहते थे कि आप IMF के मरूने मिन्नत हैं, फलां हैं, और पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट्स आती थी। तो आज भी आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, जैसे भी आपको बैठाया गया, लेकिन ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिससे आवाम को फ़ायदा हो। आपके मुल्क से लोग बेरोज़गारी की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आपके मुल्क से लोग जो हैं सनतें जो हैं वो छोड़ के जा रही हैं, कितनी कंपनियां बाहर चली गई हैं, और आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर लोग सरमायाकारी लेकर आएँ, 100 अरब डॉलर जो पाकिस्तान से बाहर गया है वो हम चाहते हैं कि वो वापस आए। वो क्यों बाहर गया? वो इसी वजह से गया क्योंकि यहाँ कानून नहीं है, यहाँ किसी का सरमाया महफूज नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ उनको पता है कि प्रोटेक्शन नहीं है। किसी मुख्तलिफ इदारे कोई आएगा सील कर जाएगा, कोई आएगा वो कहेगा मुझे जगह टैक्स दे दो, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जब आवाम दोस्त पॉलिसियाँ नहीं होती, आप फिर आवाम को डिलीवर नहीं कर सकते। आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं। बिल्कुल पंजो साहब, आपका पॉइंट आ गया। शुमाइला राना साहिबा क्या कहेंगी? ऑपोजिशन तो कहती है कि कोई अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं है, और ये जो पेट्रोल की कीमतें भी हैं इनमें सब्सिडी की जो बात है वो अवाम तक पहुंच ही नहीं पा रही, वो मैकेनिज्म ही ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया है। बात यह है कि ऑपोजिशन चाहे इल्ज़ामात लगाए या तनकीद करे तो इनका काम है, क्योंकि ये जमहूरियत का हुस्न है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर ये लोग तनकीद नहीं करेंगे तो इनकी सियासत जो है वो बिल्कुल बेकार और नकारा हो जाएगी। इनको कुछ ना कुछ काम फ्यूल जो है वो चाहिए होता है। ये पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिविटी की नज़र जो है ना वो कर देते हैं। माइट भी ये अपने वोटर्स को, माइट भी अपने सपोर्टर्स को जो है वो इसके साथ सेटिस्फाइड मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकाइक इसके बहुत बरअक्स हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि चूंकि जब इनकी हुकूमत आई थी तो उस वक्त RTS बिठाकर इनको चोर दरवाजे से लेकर आया गया था। तो मेरा ख्याल है कि जो मईशत का भट्टा बिठाया था तो इसलिए कि ये लोग जो है ये अवाम की मंशा के मुताबिक नहीं आए थे, तहरीक इंसाफ वाले। सही। तो मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि ये जो इल्जामात हम पे दे रहे हैं, ये पहले अपने इल्जामात का तो जवाब दें, अपनी अपनी अपने अपने इक़्तिदार में आने का तो जवाब दें कि ये कैसे आए थे इक़्तिदार में, उसके बाद ये किसी को ताना दें। अपना आप गिरेबान में झांकना नहीं और अगले को आप चोर कहने के माहिर हैं। मतलब आपकी जुबान है ना, आपने पहले तब्दीली का नारा लगाया, वो चूरन बेचने की कोशिश की। आपने अवाम को जो है वो सब्ज हरा जो है वो बाग दिखाए, उसमें आप फेल हुए। आपने अपने इतनी हाई होप्स के बाद अपनी मईशत जो है वो कट्टों, अंडों और मुर्गों के ऊपर ले आए थे। ये तो आपकी मुआशी प्लान था कि जिसपे आपने इसको मुआशी बहरान से पाकिस्तान को निकालना था कट्टे मुर्गियों के साथ। दूसरी बात यह है कि जो देखिए आलमी सतह के ऊपर जो हालात हैं वो आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और जो हुकूमत ने 129 अरब सब्सिडी दी उससे भी आप सब लोग वाकिफ हैं। आपकी आवाम जो है वो मुफ्त सफर कर रही है। मतलब कि अगर आलमी सतह के ऊपर ये चीज का इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में उसके नरख बड़े हैं और उस पर इजाफा हुआ है, तो साथ ही साथ हुकूमत जो है वो अपनी आवाम के साथ खड़ी है। आपकी वफाकी हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है, पंजाब की हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है। आप मुझे बताएं, आज भी मेट्रो बस जो है वो फ्री चल रही है, ऑरेंज बस जो है सर्विस वो फ्री चल रही है आवाम के लिए। वफाक में जो बसेस हैं वो फ्री चल रही हैं। मतलब ये है कि जो गरीब का जो पहिया था वो रुका नहीं है और हुकूमत ने उनको कहीं भी तनहा नहीं छोड़ा। वजीर आजम ने क्लियर कट पॉलिसी जो है वो ये अपनाई है। एक तो कफायत शुआरी मुहिम का जो आगाज किया, उसके बाद जो टारगेटेड सब्सिडी है वो उसी तरह से ही चल रही है। अगर आलमी सतह के ऊपर खाम तेल की कीमत बढ़ी है तो उसका जो बोझ है हमने अपनी आवाम पे नहीं डाला। गो के 6 रुपए बढ़े हैं मगर उसका बोझ आवाम पे नहीं डाला। ट्रांसपोर्टर्स को किराया बढ़ाने की जो है उसके ऊपर सख्त मॉनिटरिंग है। गुड्स के ट्रांसपोर्टर को पैसा मिल रहा है सब्सिडी की मद में
किसान को डीजल के लिए जो है वो फराहम किया जा रहा है, और आम जो आवाम है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़राए आमदोरफ्त के जो सही है। चीजें हैं वो फ्री हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अवाम दोस्त जो हुकूमत है वो अवाम दोस्त पॉलिसी ही अपनाती है। और ठीक है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और हम इस वक्त खुद हालत जंग में हैं। आपने देखा अफगान रजीम में, अभी वजीरिस्तान में अभी कल क्या हुआ था। तो पाकिस्तान की जो मेरा ख्याल है जो इश्यूज हैं उसको बहुत हद तक काबू पाने के लिए हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया है। इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान ने अपना जो लोहा मनवाया है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में सफारती सतह के ऊपर इतनी कामयाबी नहीं मिली। अक़वाम आलम ने इतना जो है वो इतना अप्रिशिएट कभी नहीं किया। लेकिन शुमाइला साहिबा वही बात है कि सिफारती कामयाबी तो जारी बात है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और प्राउड मोमेंट है पूरे नेशन के लिए। लेकिन एक गरीब आदमी के जब मामलात ही ठीक नहीं चल रहे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ उसके साथ जा रही है, तो वो तो इन चीज़ों की तरफ नहीं देखेगा ना। पहले तो उसने अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ आना है। और वैसे भी जो क्या सारी का सारा बोझ जो है वो गरीब पे ही होगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस दफा सबसे पहले जो कुर्बानी दी है वो वज़ीर आज़म ने दी है। उन्होंने अरकान कौमी असम्बली, आपके मुआविन और आपके जो वज़रा हैं उनकी सैलरीज की कटौती हुई है। आपके ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो आला ओहदों के ऊपर हैं जिनकी तनख्वाह 5 लाख 3 लाख से जायद है, उनसे कटौती हो रही है। अरकान के फंड्स को काट लिया गया है। हमारी पेट्रोल जो वज़रा को पेट्रोल की मद में जो चीज मिलती थी वो काट ली गई है, उसको रोक लिया गया है। 60% गाड़ियां जो हैं वो ग्राउंड कर दी गई हैं। तो इस दफा तो मैं ये समझती हूँ कि वज़ीर आज़म ने अपने घर से शुरू किया है, और कोई भी सरकारी तकरीबात जो है वो हर किस्म की तकरीबात पे पाबंदी है। हमारे अपने निजी खाने जो हैं हम वो गेट टुगेदर नहीं कर रहे। एनर्जी क्राइसिस जो है उसको रोकने के लिए ठीक हो गया। बाजार स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो किया गया है। तो मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनको अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उन पे तनकीद भी ना करें। पंजोता साहब, जी आपका पॉइंट आ गया। पंजोता साहब, क्यों करते हैं तनकीद आप अवाम दोस्त पॉलिसीज़ पर हुकूमत की? देखें, जैसे मैंने सुना, मेरी भी ये ख्वाहिश होगी कि इसी तरह सुना जाए। देखें, इन्होंने जो बातें की मैं उसका जवाब दूंगा, शॉर्ट कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। आरटीएस की इन्होंने बात की। आरटीएस के अंदर इमरान खान साहब की सीटें जो हैं कम की गई क्योंकि एक कमज़ोर हुकूमत वो चाहते थे कि फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से ना किए जाएं और इनको इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़े। और वो सारी दुनिया ने देखा जिस तरह जनरल जिलानी और जिस तरह सारा किस्सा नवाज शरीफ साला, वो पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह वो आए, किस तरह अब 2024 के अंदर उनको जो है वो लाया गया, किस तरह जो है डिस्क्वालिफिकेशन से क्वालिफिकेशन हो गई और किस तरह 17 सीटों से इनको हुकूमत मिल गई। ये सारा किस्सा सबके सामने, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जी मैशत का पहिए जो है, मैशत का भट्ठा जो है इमरान खान ने गिरा दिया था। देखें, उससे पहले कौन सी मैशत आसमानों पे थी? आप 2-2.5 साल से आपने तो कहा था कि 6 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें होंगी। अब 2.5 साल से आपको मसलत किया, हालांकि आपको वोट भी नहीं पड़ा, फिर भी आपको मसलत किया गया। और आपकी कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए थी कि अवाम ने वोट नहीं दिया, कम अज़ कम इतना हम डिलीवर करें कि अवाम के अंदर हमारी मकबूलियत हो जाए। और इमरान खान के खिलाफ तो आप प्रोपेगेंडा कर ही रहे हैं, केसेस बना के, मीडिया कैंपेन, सारा कुछ, लेकिन ज़ीरो। अच्छा, आपने कहा जी कि जो है वो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ। एक पॉलिसी मुझे बताएं जो आपने अवाम के लिए बनाई हो, एक पॉलिसी जिससे आपने अवाम को एजुकेशन दे दी हो, जिससे अवाम को आपने रोज़गार दे दिया हो, जिससे अवाम को आपने हेल्थ दे दी हो, जिससे अवाम को आपने कोई ऐसा रिलीफ दे दिया हो कि जो 50% अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ गई हो। आपने कहा जी कि वज़ीर आज़म ने कुर्बानी दी। कौन सी कुर्बानी दी? किस जगह पर कुर्बानी दी? 37 गाड़ियों के साथ वो शादी की मुबारक देने के लिए चले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो जितने भी काबीना के मेंबरान हैं, उनकी तनख्वाहें काट कर हमने बड़ा रिलीफ दिया। देखें वो तनख्वाहें कितनी बनती हैं, उसकी जो है वो जो अमाउंट है वो कितनी बनती है, उससे आपने आवाम को नीचे लेवल तक कितना रिलीफ दिया है। जो आपने कहा है कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी इख्तियार की है, उससे आप ज़रा जाकर मार्केटों में जाकर चेक करें कि वो किसान, वो जो ताजर है आपसे क्या बात कर रहा है। आप 8 बजे उनका कारोबार बंद कर देते हैं, 10 बजे जो है आप होटल्स बंद कर देते हैं। उनसे ज़रा जाकर पूछें कि उनकी जो है आमदन के ऊपर क्या असर पड़ा है, उधर पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ तक पहुँच गई हैं।
हैं, बिजली होती नहीं है, बिल फिर भी आपने अदा करने हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी लेकर आए हैं जिससे आवाम को आप बताएं कि पेट्रोल जो है वो 150 पर हो गया है कि आप दुनिया के अंदर ये जंग छिड़ी है, तो पेट्रोल की जो है वो उसकी कीमत रिटेन रखने के लिए आपने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कीमत तो बढ़ रही है। आलमी मंडी के अंदर आज भी कम है इमरान खान के दौर से, जो पहले मैंने गुफ्तगू की। क्वैत शुफारी किसी जगह पर आपने नहीं की है। किसान को आपने 1500 रुपये दिया, 1500 रुपये से क्या उसका जो फसल है, उसका जो लॉस है, जो उसकी कॉस्ट है, क्या उससे कवर हो जाती है? 1500 रुपये के इस वक्त की कीमत के मुताबिक तकरीबन बनता है कोई 4 लीटर बनता है, या 3 लीटर बनता है, तो 1500 का कितना तेल बनता है? जो बीज, खाद, बाकी चीज़ें जो उन्होंने इस्तेमाल की हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए कम से कम उनको 10,000 रुपये फ़ी मन का रेट होना चाहिए था, और आवाम को सब्सिडी देकर आप 2,000 या 1,500 रुपये का गट्टू देते तो फिर हम कहते कि आपने पॉलिसी बनाई है। मटर उनका आया, उन्होंने मटर का फसलों के अंदर ही जो है ना वो ऊपर से चला के, जो हल चला के उसको ख़त्म कर दिए, क्योंकि अगर वो काट के ले जाते तो वो कटाई के पैसे भी नहीं दे सकते थे। आलू आया, आलू 5 रुपए के 5 किलो मिला, यानी किलो का एक आलू मिला। तो उनसे पूछे ना ज़रा कि आलू वाली फसल के साथ आपने क्या किया, क्योंकि इधर आपने जंग वाला मामला कर दिया, बॉर्डर आपने ब्लॉक कर दिया। ज़हरी बात है, दुनिया में तो आप अमन के लिए कोशां हैं, लेकिन साथ हमसाय ममालिक के साथ आपने ऐसे मामलात करने हैं जैसी आपको पॉलिसी मिलेगी और उसका असर पूरे पाकिस्तान में फैलता है। आखिरी मैं बात करना चाहूँगा, हालत जंग के अंदर आपने बात की, हालत जंग से पहले का मुझे ग्राफ दिखा दें। 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर बेरोजगारी, जो सारे मैंने फिगर्स दिए हैं वो हालत जंग से पहले क्या है। हालत जंग का बहाना बनाकर आप ये ना कहें कि हालत जंग के अंदर हैं तो इस वजह से सारे मामलात हैं। इससे पहले भी आपकी जीरो परफॉर्मेंस थी, आज भी आपकी जीरो परफॉर्मेंस है। आलमी सतह पर आपने कामयाबी हासिल की है, जो आपने कामयाबी हासिल की है उसको हम कहते हैं कि जी बिल्कुल ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान का नाम जो है किसी हवाले से भी रोशन हो। लेकिन ये बात भी आप आवाम को बताएं कि आपने आवाम के ऊपर जो गोलियां चलाई, जो ईरान के हक़ में निकले, वो किस कानून के तहत चलाई, किसी की क्या FIR दर्ज की। इजराइल का झंडा हरबंसपोरा के अंदर जो है किसी ने जो है जलाया, आपने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। ज़हरी बात है, इजराइल का झंडा जला, आपने मुकदमा दर्ज किया होगा, और गोलियों वाली भी तस्वीरें आपने ट्रंप को भेजी होंगी कि देखें जी इजराइल के खिलाफ कहीं पर भी कोई मामला होगा तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। तो फिर आपको वो अप्रिशिएट तो करेगा हर मामले के ऊपर। आखिरी नुकता ये है कि ये बिल है बिजली का बिल है। मैं सारी चीजें जो हैं वो लेकर एक एक चीज आपके सामने लेकर आऊंगा। इस बिजली के बिल का भी मुझे हिसाब आप नोट कर लीजिएगा 73 यूनिट का ट्वीट नहीं किया। देखें 73, मैं बताता हूँ, देखें 73 यूनिट जो है का बिल 12,841 रुपए बिल आया, यानी फी यूनिट 175 रुपए और 0.90 में ये पड़ा है। यानी बिजली के बिल का रेट जो है 175 रुपए यूनिट, यानी जितने यूनिट सड़ेंगे उस हिसाब से उतना ही ज़्यादा बिल भी होता जाएगा। इसका कौम को हिसाब दें, आम आवाम को हिसाब दें। ये 100 रुपए से कम यूनिट सड़े हैं, 73 यूनिट सड़े हैं, और आपने ये वादा किया था कि 300 यूनिट तक आवाम को फ्री यूनिट्स दिए जाएंगे। तो किसी एक बात का जवाब दे दें। मैं आपको इमरान खान साहब के 17 से 20 ट्वीट दिखा सकता हूँ जो उसके इसराइल के खिलाफ आए हैं, जो उसके फ़लस्तीन के हक़ में आए हैं। लेकिन जब जंग हो रही थी इंडिया के साथ, मोदी के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की जुबान नहीं खुली, तो ऑन रिकॉर्ड है जी। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू शुमाइला साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, जिस तरह नईम पंचोता साहब हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हमने एजुकेशन के जो जराए हैं वो लोगों के लिए नहीं खोले। हम ही तो वो हैं जिन्होंने दारी स्कूल सिस्टम बनाए भाई। हम ही तो वो हैं जिन्होंने लैपटॉप स्कीम दी। हमने लोगों को गोली गाली और गुलेले नहीं पकड़ाई, हमने लोगों के हाथों पे कलम दी है, हमने स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए हैं, हमने सोलर पैनल दिए हैं, हमने लोगों को आवाम की सहूलत के लिए उनके बच्चों को एंडोनमेंट फंड दिया है, हमने उनकी तालीमी वज़ाइफ लगाए हैं, हमने अपने जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है और वज़ाइफ के ऊपर जो आज भी स्टूडेंट जो हैं वो बाहर के ममालिक में पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी
कि आप हकीकत बयान करते वक्त आप हकायक बयान करते वक्त क्यों इतनी कंजूसी से आप काम लेते हैं कि आप हकीकत को छुपाने की कोशिश करते हैं और आवाम आपको देख रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हमने दिए, पीकेएलआई हॉस्पिटल जो है वो लिवर और किडनी का सबसे जबरदस्त एक वो है इंस्टीट्यूशन है। हमने आपको वो दी, आपको आपकी हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी है, जो मॉनिटरिंग है, जो तरीका इलाज है वो जदीद है। हमने डीएसक्यू से लेकर डिस्पेंसरीज तक जो है उस पे काम किया। हमने किसान कार्ड दिए, सुथरा पंजाब दिया, आपने बच्चों को लैपटॉप दिए, आपने धीरानी प्रोग्राम, मतलब सोशल रिफॉर्म लाने की जो है वो कोशिश पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज शरीफ ने, वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने की है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको नकल ही करनी है ना, और अगर आपने काम ही करना है तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के प्रोजेक्ट उठा के आप अपना वही जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में काम करना शुरू कर दें। खैबर पख्तूनख्वा में आपको अपने जलसे जुलूसों और धरनों की फिक्र है, आपको वहां पे दिन दिहाड़े एक बच्चे को कत्ल कर दिया और किस तरह उसको बेदर्दी से कत्ल किया चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं है। आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ अपना मुवाजना कर ही नहीं सकते। आप जो है आप शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ अपना मुवाजना कर ही नहीं सकते। क्या किया आपने? आप मुझे बताएं, आपकी दौरे हुकूमत में कोई एक हॉस्पिटल, कोई बच्चों की जो है वो लैपटॉप की कोई स्कीम आपने निकाली हो, कोई आपने शहर को साफ करने का तरीका बताया हो, कोई आपने जो है इज्तिमाई शादियों का कोई प्लान किया हो, गरीब की बेटी, हारी की बेटी, कमजोर की बेटी को रुखसत करने का तरीका आपने बताया, जाए सीखें मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि किस तरह हुकूमत करते हैं। चले पॉइंट आ गया पंजोता साहब, नहीं सीखते आप लोग कि किस तरह आवाम के दिलों में जगह बनाई जाती है, किस तरह आवाम के लिए फलाह के लिए दिन रात काम किया जाता है। आज भी पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर जो बस सर्विस है वो फ्री है। आज भी तलबा के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए जहां से एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने जाना है ताकि उन पे इजाफी पेट्रोल की कीमत का बोझ ना पड़े। अब बोले आप जी पंजोता साहब, नहीं सीखते आप लोग मरियम नवाज शरीफ साहिबा से? क्यों नहीं सीखते सुहेल आफरीदी साहब? नहीं, टिकटॉक तो नहीं हमने सीखनी कि उनसे टिकटॉक सीखें। इन्होंने कारकर्दगी की बात की। शुमाइला राना, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा ना, ये बड़ी गलत बात है, ठीक है? आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। तो वो तो नहीं हमने सीखनी। इन्होंने कहा जी कि इन्होंने क्या डिलीवर किया। जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स गिनवाए हैं, इसमें जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो इमरान खान के शुरू किए हुए हैं। इमरान खान का नज़रिया फॉलो करते हैं। इमरान खान ने अगर कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर ग्रीन ट्रीज़ प्रोग्राम होना, तो आज आप जाकर वो बात कर रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान आपकी सोच से भी ऊपर है। वो आने वाले 50 साल का जिन रखता है, वो आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है। उसको अपनी फ़िक्र नहीं होती, उसको कौम की हर वक्त फ़िक्र होती है। और आपको अपनी जेबों की फ़िक्र होती है, पैसा बना 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 के बाहर ले जाना। फिर क्योंकि आपको पता है कि जिस वक्त भी मुश्किल वक्त आएगा इस्टाम देकर बाहर ही जाना है। और यही तरीकाकार है। मैं आपको रख देता हूँ चार्ट जो इमरान खान ने 3-3.5 साल, आपका 40 साल का इक़्तिदार है, आज भूख से लोग मर रहे हैं। 3-3.5 साल के अंदर इमरान खान साहब ने क्या दिया? एहसास कफालत प्रोग्राम ये इमरान खान साहब ने शुरू किया। लंगर खाने इमरान खान साहब ने शुरू किया। शेल्टर होम का क़याम, राशन कार्ड, किसान कार्ड, सेहत कार्ड, जो आपने किसान कार्ड इमरान खान के नाम का बोला है ना, अपनी बारी पे बोलिएगा। सेहत कार्ड, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इंसाफ मजदूर प्रोग्राम, मजदूर कार्ड, रोशन डिजिटल प्रोग्राम, खिदमती मराकज़ का क़याम, नैब को बाख्तियार बनाना, रास प्रोग्राम, सीरत यूनिवर्सिटी का क़याम, टूरिज़म का फ़रोग, बिलियन सोनामी ट्रीज़ और टैक्स रिफॉर्म, क्रिकेट से क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया। आज आपने मोहसिन नकवी को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, ठीक है जी। उस वक्त भाषा डैम, वासू डैम, मोहम्मद डैम, अपना घर स्कीम, ये अपना घर स्कीम इमरान खान साहब ने शुरू की थी। बलासूद कर्जे किए, नई यूनिवर्सिटियों के ऊपर काम के ऊपर आगाज़ किया। उसके अलावा पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, हर फर्म पर हुर्मत रसूल पाक पे आवाज़ उठाई, कश्मीर का मुकदमा लड़ा। उसके अलावा ज़मीनों के लिए डिजिटलाइजेशन, दुनिया में जो है रिफाइनरी का क़याम, कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। स्कूलों में सुबह दुरूद शरीफ और कुरान पाक की तालीम का आगाज़ किया, ठीक है जी। उसके अलावा कुरान की तालीम के बगैर डिग्री देने का कानून ख़त्म किया, यकसा निज़ाम तालीम को लागू किया। उसके अलावा सऊदी अरब जब गए तो उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जितने हमारे मजदूर हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पूरी दुनिया के अंदर हाकमियत अल्लाह की है, ये खड़े होकर यूनाइटेड नेशन के अंदर हमारे लीडर ने बात की।
इसके अलावा जनाब उन्होंने GDP जो है आपकी वो जो है सरप्लस थी, ठीक है, तजारती खसारे को उन्होंने ख़त्म किया, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया, गैर मुल्की कर्ज़ों की उन्होंने वापसी की, सी पैक अथॉरिटी का क़याम किया, गवादर पोर्ट को फंक्शनल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नवाज शरीफ ने जितने भी सही, मतलब एक लंबी लिस्ट है, ये तो खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, मेरी जो है वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इमरान खान ने इतने काम किए 3.5 साल के अंदर जो आपकी नस्लें गुजर जाएंगी, जो आपने नहीं की और आगे भी आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया पंजोता साहब, आपने अपना पूरे प्रोग्राम्स की लिस्ट दे दी। शुमाइला राना साहिबा, पंजोता साहब तो कह रहे हैं कि सारे आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो इमरान खान के विजन के मुताबिक हैं और आप इमरान खान के ही विजन को आगे लेकर चल रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं उनके विजन को, उनके प्रोजेक्ट्स को। और उन्होंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त भी सुना दी, क्योंकि आपने कहा था कि आप पंजोता साहब की अपनी जमात के साथ एफिलिएशन को मेरा ख्याल है कि इस पे हमें कोई शक नहीं है कि वो PTI के ही रुकन है। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जमात का ही बयानिया आगे लेकर चलना है, लेकिन हमने ये देखना है कि कौम इसको तस्लीम करती है कि नहीं। कौम को पता है कि जब भी इज्तमाही तौर पे कौम को फायदा पहुंचा है। अच्छा पंजोता साहब, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई आप PTI के, आपने PTI की बात ही करनी है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मरात के हवाले से बिल पास हुआ है जी, स्पीकर साहब के लिए मरात। तो PTI तनकीद तो करती है मरीम नवाज़ की मरात पर, जहाज़ पर, चलें वो जहाज़ के लेवल की मरात ना सही, लेकिन जितना हो पा रहा है, क्या कहेंगे ये मरात के बिल के हवाले से जो स्पीकर साहब के लिए पास हुआ है? देखिए मखदूम साहब, मुझे इसकी तफसील नहीं पता, लेकिन हम PTI किसी किस्म की जो मरात हैं या किसी किस्म के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके अंदर इजाफे के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये हमारा असूली मौक़िफ़ है। और मैं साथ आपको ये भी बताता जाऊँ कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPs हैं, उनकी तनख्वाह देख के आपको अंदाज़ा लगेगा कि इमरान खान का विजन ये है और अवाम इमरान खान की सोच ये है। 1.5 लाख यानी 1,50,000 या 1,60,000 ये तनख्वाह है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के MP की। और पंजाब में जितने MPs हैं वो 5.5 से बल्कि 6 से भी शायद ऊपर लेते हैं। इमरान खान को ये जाकर बताया गया कि इससे ख़र्चा नहीं पूरा होता, क्योंकि ज़ाहिरी बात है महंगाई है, कोई दूर से आता है, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें हर रोज़ बढ़ रही होती हैं तो नहीं अफोर्ड किया जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम आवाम के ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहते, हमारा ये विजन नहीं है। बेशक लोग जो हैं वो उधारे पैसे लेकर आएँ, उनके खर्चे ना भी पूरे होते हों, जो उनकी तनख्वाह फ़िक्स है वही उनकी फ़िक्स है, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। और CM साहब ने जो हंगामी सूरत हाल के लिए हेलीकॉप्टर तक नहीं लिया कि ये ना कहा जाए कि 12 अरब को उसने तैयारा लिया, हालांकि वहाँ ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं ले रहा, क्योंकि उसे पता है कि आवाम जब गुर्बत से मर रही हो तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके लिए वो आए रोज़ पॉलिसियाँ भी बना रहे हैं, बजट भी उसके ऊपर लगा रहे हैं, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। तो फोकस उनका ये है कि लोगों को उठाना है। तो इधर आप देख लें, यहाँ तो शाही मेहमान खाने और शाही खर्चियाँ चल रही हैं और तनख्वाहें, मैं देख रहा था कि चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह भी कहीं 20 लाख से ऊपर हो गई है। इसी तरह जो है वो स्पीकर साहब की भी तनख्वाह ऊपर हो गई है और पत्नी कितनी गाड़ियाँ और कितने मुलाजम, कोई हिसाब ही नहीं है। चले, लेकिन KP के असम्बली में जो स्पीकर साहब के लिए 3 गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, मुलाजिम, ताहयात, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं, ताहयात तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इस्लाम की भी मुनाफी है। मैं उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू उस वक्त कर सकूँगा जब मैं उसको पढ़ूंगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ताहयात, और मरात के अंदर भी उस तरह इजाफा नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रोटोकॉल के अंदर जो है अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो वो ज़ाहिर बात है प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। हाँ, उसमें भी तादाद के अंदर इजाफा नहीं होना चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक हम समझते हैं, तहरीक इंसाफ समझती है कि कफ़ायत चुआरी से आवाम को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी तरतीब देनी चाहिए। ठीक है पंजोता साहब, आपका पॉइंट आ गया। शुमाइला राना साहिबा, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स ज़रूर लूँगा इस सारे मामले पर। जारी बात है ये बहस तो चलती है, गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ का बताती है और हर गवर्नमेंट ही अपनी पॉलिसीज़ को अवाम दोस्त पॉलिसी कहती है, अपोजिशन अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ कहती है। और इसी तरह की तनकीद जो आज शायद हुकूमत को बुरी लग रही है, ये जब PTI की गवर्नमेंट थी तो पेट्रोल के हवाले से नून लीग भी यही तनकीद किया करती थी। तो ये तो एक सिलसिला चलता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जंग के असरात तो ये तो ऐसे ही रहने हैं। तो पेट्रोल और बाकी चीज़ें, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, इसका कोई कॉन्टीजेंसी प्लान भी है? देखिए, हालात, दुनिया के जो हालात हैं वो यकसर तब्दील हो रहे हैं और मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म ने अपनी कल ही जो एक फ्लाई स्कीम का आगाज़ किया है अपना छत के नाम से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी आवाम को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनको तन्हा नहीं करेंगे और जो
आवाम है उनको वही सब्सिडी मिलेगी जिससे वो पहले मुस्तफीद हो रहे हैं। ठीक तो हो आवाम जो है इस वक्त घबराए नहीं, उनको हुकूमत अपनी अकेला तन्हा नहीं छोड़ रही। कोई भी हुकूमत हो, खा इनकी हो हमारी हो, कोई भी हुकूमत जो है वो अपने बंदों के ऊपर, अपनी आवाम के ऊपर इस तरह से बोझ नहीं डालती और ना ही डालना चाहते हैं। मैं एक जमहूरी कारकुन के तौर पर इस बात को तस्लीम करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर ना मसाइद हालात में आपने ये देखा होगा कि हुकूमत ने पेट्रोल की तरसील और उसको यकीनी बनाया कि इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो ना लगें। और मैं समझती हूँ कि हुकूमत ने इसको बड़ी समझदारी और फार्म फरासत के साथ लेकर चले हैं। इंशाअल्लाह ताला ये भी क्राइसिस जो है ये भी ख़त्म हो जाएंगे और पेट्रोल जो है वो अपनी असल कीमत पे वापस आएगा इंशाअल्लाह। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुमाला राना साहिबा और नईम अदर पंजोता मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन पाकिस्तान की बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी व सारी है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि ईरान की जानिब से एक रिवाइज्ड प्रपोजल जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी मीडिएटर्स को लगता है कि अमरीका और ईरान के दरमियान डील मुमकिन है, यानी एक मरतबा फिर दोनों ममालिक के दरमियान तवील जंग बंदी और एक डील के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। अब ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर एम्बेसडर नासिर अली खान साहब ने, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत डॉक्टर जासिम साहब। सबसे पहले एम्बेसडर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये जो सूरत हाल है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और पाकिस्तान की बैक चैनल डिप्लोमेसी और जारी बात है कि अगर एक डील होती है तो वो एक विन विन सिचुएशन ही होगी दोनों साइड्स के लिए। तो दोनों साइड्स प्रैक्टिकली दोनों साइड्स के लिए क्या पॉसिबल है कि वो एक दूसरे को क्या कंसेशंस दें? देखिए, बदकिस्मती से अब ये हालात ऐसे हैं कि दो फरीक जो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ने अपने अपने पब्लिक ओपिनियन या अपने अपनी आवाम को ये दिखाना है कि वो किसी तरीके से ये जंग जीत चुके हैं। अब इसके जो प्रेशर्स हैं उसकी वजह से एक ब्रिंकमैनशिप का समा बना है, जिसमें कि दोनों फरीक जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना अग्रेसिव हो सकें, जितनी स्ट्रांग अपनी डिमांड्स और नंबर्स में जितनी डिमांड्स पेश कर सकें, उतना उनको लगता है कि दूसरे फरीक के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पूरा इलाका है, बहुत कम लोगों को मुझे लगता है एहसास है कि ना सिर्फ इस इलाके पर बल्कि जो ग्लोबल मईशत है उस पे कितने बुरे असरात हो रहे हैं। और ये असरात ऐसे नहीं हैं कि जितने दिन ये जंग चलेगी या जितने दिन ये इंस्टेबिलिटी रहेगी तो उतने दिन वो हालात ख़राब होंगे। एक हद से ज़्यादा अरसा अगर ये जंग चलेगी तो इतने मुल्कों की ग्लोबल मईशतों पे बुरा असर पड़ेगा कि उनको साल लगेंगे इसमें से रिकवर करने के। क्योंकि जब ये शॉर्टेजेस होते हैं, जब गरीब लोगों पे प्रेशर पड़ता है, तो उनकी हुकूमतें जो हैं वो सब्सिडीज देती हैं उनको सरवाइव करने के लिए। आप इंडिया की मिसाल ले लें, जहां गैस जो है वो 5% पाइपलाइन में आती है, बाकी सारी LPG और LNG और ये चीजें हैं। वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। फार्मर्स को प्रॉब्लम है कि उनको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, तो अगली फसल जो है वो बड़ी कमजोर और बड़ी कम मिकदार में आएगी। इन सब चीजों के लॉन्ग टर्म असरात होंगे। आज इन्होंने एक और प्रपोजल दिया है ईरान वालों ने पाकिस्तान के थ्रू। अब मैं उम्मीद करता हूं कि उसके ऊपर कुछ गौर करेंगे अमेरिकन्स। लेकिन देखिए, दोनों तरफ से 15-15
डिमांड्स या कंडीशंस आ रही हैं, मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर इशू है। एक तरफ अमेरिकन जो हैं वो ये कहते हैं कि जी अब आपको ये मानना पड़ेगा कि ना सिर्फ वो जो 60% एनरिचमेंट का 440 किलोग्राम का आपके पास ज़ख़ीरा है यूरेनियम का, उसको आपने गिव अप करना है, बल्कि आपने आइंदा एनरिचमेंट नहीं करनी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि नाजायज़ है, अनफेयर है, क्योंकि ईरान एक एनपीटी का सिग्नेटरी है, उसको पूरा हक है कि सिविलियन पर्पस के लिए वो यूरेनियम को भी एनरिच करे, अपने सिविलियन पावर प्लांट्स वगैरह भी वो चलाए। अब पिछले आप चले जाएं 2015 से लेके पिछले जो फरवरी के आखिरी थे मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसमें ओमान इन्वॉल्व था, जो जिनीवा में हो रहे थे, उसमें भी ईरान ने इतना मान लिया था कि हम वेपन्स पर्पसेस के लिए इनरिचमेंट करने से मतलब तैयार हैं कि वो ना करें। अब जहां तक सिविलियन वो है, आप उनको अगर उस पॉइंट पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको ह्यूमिलिएट करें ताकि वो आपको दुनिया ये समझे या आपकी पब्लिक ये समझे कि हमारी किसी तरह से जीत हुई है। आप ये देखिए कि ये जंग शुरू कैसे हुई थी। जंग इस तरह शुरू हुई कि उन्होंने कहा कि जी हमें एक इमिनेंट थ्रेट है, यानी हमें ये लगता है कि किसी वक्त भी ईरान हम पे हमला करने वाला है, लिहाजा हमने उन पे अटैक किया है। पिछले साल जो इन्होंने अटैक किया था, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हमने सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और सारी इनकी मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी सब डिस्ट्रॉय कर दी। इसको एक साल हो गया। तो जाहिर है कि ये जो अटैक हुआ था, इसके मकासद में बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन सारी चीजें एक तरफ, मैं समझता हूं अगर ये न्यूक्लियर इशू किसी तरह से इन दोनों के बीच में सॉल्व हो जाए तो और बहुत सी चीजें जो है ना वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता कम से कम इस इलाके में कशीदगी कम हो जाएगी। बाद में क्या होता है, किस तरफ जाती है चीज, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये गल्फ के जो मुमालिक हैं, इन पे बहुत बुरा असर पड़ा है और इनकी जो आपस में छोटी मोटी कशीदगियां थी वो उभर के बाहर आ रही हैं और उसकी वजह से इनके रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप में एक तो दरारें हो रही हैं। आप देख सकते हैं जैसे ओपेक से विड्रॉ कर लिया यूएई ने, या जो सऊदी अरेबिया और इनके बीच में मामलात हैं, कतर एक तरफ है। ये बड़ा मुश्किल है कि ये खित्ता जो है ये इसी तरह रहेगा। इसमें मैं समझता हूँ काफी चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस इस तरह होंगे कि जब इनकी मईशत पे स्ट्रेस पड़ेगा। जब से इन मुल्कों ने तरक्की की है, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि उनके यहाँ इतनी तबाही मईशत के लिहाज से हुई है। तो इसमें वो कैसे रिएक्ट करते हैं हमें नहीं पता। अब बात आ जाती है पाकिस्तान की सालिसी की। मैं समझता हूं जितनी तारीफ की जाए वो कम है और ये बैक चैनल्स के ऊपर अभी भी आपस में इनके बातें हो रही हैं और जो आज उनके थ्रू मैसेज भेजा गया है, ये भी ये दिखाता है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़ा क्रिटिकल है। और मैं दुआ कर रहा हूं कि वहां के लोगों को, ईरानियों को, अमेरिकनों को आहिस्ता आहिस्ता कोई ऐसी सिचुएशन में हम लाएं कि जो दुनिया के ऊपर एक इतना बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेस है उसको खत्म किया जाए। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। जासिम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जारी बात है कि जंग है, अनसर्टेनिटी है और इसीलिए तेल की कीमतें और दुनिया भर में तमाम तर ममालिक इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग तवील चलती है तो और कितने मनफी असरात जो हैं वो मईशतों पर होंगे? जी देखें, ये आपको इसके ब्रॉडर कॉन्टोर, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सोचना होगा। और अगर उस एंगल को हम सामने रखें तो वो मुल्क जिनकी अपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, सोलराइजेशन हो गया या हाइडल पावर हो गया, वो अगर उनकी सलाहियत अपनी कंट्री डिमांड के हिसाब से बेहतर है और उनकी ऑयल पे या जिसको हम
फॉसल फ्यूल कहते हैं, अगर उसके ऊपर उनकी इन्हिसार कम है तो वो कंट्रीज रिलेटिवली लॉन्ग रन में सस्टेन करेंगी। अब एक दो जरीदे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी है और इस तरह वर्ल्ड बैंक की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि अगर ये आज भी ख़त्म हो जाती है वॉर, तो इसके जो इकोनॉमिक असरात हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए, वो आइंदा 5 से 6 माह तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक फेस करेंगे। पाकिस्तान भी उन चंद ममालिक में है जो बेसिकली 80% ऑफ दी एनर्जी का जो इन्हिसार है उनका वो इस पे है, फॉसल फ्यूल पे है या क्रूड ऑयल के ऊपर है। और उसमें से ज़्यादातर जो सप्लाई हमारी है हमारी कंट्री की, वो ये गल्फ़ के रीजन से ही आ रही है। तो ये अब असरात तो रहेंगे और उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन के असरात आएंगे उसके लिए हुकूमत ने अपने तौर पे बहुत सारे इकदाम ऑलरेडी कर दिए हैं, कुछ ऑलरेडी इन पाइपलाइन हैं, जिसमें ऑस्टेरिटी मेजर्स आप सबको पता होगा 40-50% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए इन टर्म ऑफ ऑयल, फ्यूल, व्हीकल्स, ऑफिस एक्सपेंडिचर्स, वो तो स्ट्रेट अवे कर दिए गए हैं। इसके अलावा और भी चंद रिफॉर्म्स हैं टैक्सेशन के हवाले से जो इन प्लेस हैं। तो ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा कि ये जो सिचुएशन है ये कैसे अनफोल्ड होती है, लेकिन ये कहना कि इससे कोई मुल्क बच जाएगा, ये मैं नहीं समझता कि ऐसी, जब भी ऑयल क्राइसिस दुनिया में देखे गए हैं, 2008 ले लें, 1973 ले लें, 1978 ले लें, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई है उसके असरात काफ़ी अरसे तक इन्फ्लेशन की मद में नज़र आते रहे हैं। और ज़ाहिर है इसके ऊपर जो वेरियस हुकूमती इक़दाम होते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो मुतवस्सित तबका है या जो वो लोग पावर्टी लाइन से नीचे की गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं उनको किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। तो लेट्स होप कि ये अनफोल्ड कैसे होती हैं चीज़ें और फिर अकॉर्डिंगली आगे चीज़ें फर्दर हुकूमती इक़दाम सामने नजर आएंगे। जी ठीक हो गया। मैं बैरिस्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे शॉर्ट कमेंट लूँगा। क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ईरान जो है वो अमेरिका के मुतालबात मानेगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर की जो स्टेटमेंट भी आई है उसमें उन्होंने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत एक वाज़े सुर्ख लकीर जो है वो खींच दी है, तो असल मसला भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ही है। तो आपको लगता है कि ईरान के लिए इतना आसान होगा अमेरिका के तमाम मुतालबात को मानना? देखिए, अब ये जंग फिलहाल जो है ना वो नेगोशिएटिंग टेबल पे चल रही है। एक तरफ से ट्रंप साहब के इस किस्म के बयानात आते हैं कि हम उनका तेल जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे और उसकी वजह से उनके पाइप फट जाएंगे, उनको कुएं फट जाएंगे, मतलब एक एग्रेसिव स्टांस एकदम से आता है। दूसरी तरफ उन्होंने भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया है जो उनके सुप्रीम लीडर से कल स्टेटमेंट आया था, वो अब सिविल न्यूक्लियर एसेट्स की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हम हर हाल में उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये एक ज्यादा अग्रेसिव स्टांस है। जब शुरू में जब जंगबंदी हुई थी उसमें एक खुश आइंद बात ये थी कि एक तरफ उन्होंने ईरानियों ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोला और दूसरी तरफ अमेरिकनों ने कंपेल किया इजराइल को कि लेबनान में भी अपना सीज फायर हो। तो ये लग रहा था कि हालात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे बिफोर यू कम टू द टेबल। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये ब्लॉकेड शुरू कर दिया। मतलब जैसे ये ब्लॉकेड लगाया है, दूसरी तरफ से क्या जवाब आना था? दूसरी तरफ से उन्होंने अगले दिन फिर बंद कर दिया स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं कि अमेरिका की दरअसल नीयत क्या है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि बेड़े जो हैं वो सोल्जर्स भी बढ़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ गया है और जगह जगह एक अग्रेसिव पोस्चर लिया जा रहा है। या ये ब्लॉकेड से अलहदा मैं कह रहा हूं ये बात हो रही है, तो एक एग्रेसिव स्टांस आपको नजर आता है। दूसरी तरफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर मैं ईरान होता, ईरान की लीडरशिप जिसने के 2 दफा ये बात भुगत चुकी है कि पिछले साल भी नेगोशिएशंस के बीच में आपने हम पे अटैक किया और इस साल भी फरवरी में नेगोशिएशंस के बीच में आपने अटैक किया,
तो वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज हमें इसमें से मिले कि जिसमें हमें अपना पब्लिक ओपिनियन भी जो है ना, उसको भी हम डैमेज ना होने दें। वहां पे अपने प्रेशर्स हैं। आपने देखा होगा कुछ अरसे पहले उनके यहाँ कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे, तो वो अपनी जगह है। फिलहाल ईरान की पब्लिक जो है वो एक कॉमन थ्रेट की वजह से वो यूनाइट कर गई है। या अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं जो उनका प्रेशर है, ना सिर्फ ये कि इलेक्शंस जो आप मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं जिसमें कांग्रेस के और तकरीबन मेरे ख्याल में 1/3 सेनेट के इलेक्शंस होंगे, जी उनकी पार्टी की तरफ से उनको ये प्रेशर है। और दूसरी तरफ जो यूरोप के मुल्क हैं जो उनके इत्तेहादी हैं, उनकी तरफ से उनको प्रेशर है, क्योंकि उनकी मईशत पे भी बहुत बुरा असर पड़ा। अभी किंग चार्ल्स गए थे यूनाइटेड स्टेट्स और 2 दफा उनकी स्पीचेस में, एक उन्होंने स्पीच एक बैंक्वेट पे की थी और एक उन्होंने कांग्रेस के जॉइंट सेशन में की थी। 2 दफा उन्होंने जिक्र किया कि अमन की अहमियत क्या है। तो ये हिंट वो कराना चाहते थे। जाहिर है अब इन हालात में अपनी जुबान में उन्होंने बताया कि ये चीज हम सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो पीछे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से लेते हुए आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरा प्रेशर जो अमेरिका पे आता है वो है कि अपने अलायंसेस है ना, उनमें दरारें ना आए। अब पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा कि जी हाँ, नेटो से हमने कहा है कि आके हमें हेल्प करें, तो अब नेटो ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। अब देखिए, नेटो जो बना था वो एक डिफेंस पैक्ट था और आर्टिकल 5 के अंडर उसमें अगर कोई और मेंबर स्टेट पे कोई गैर पावर जो है वो अटैक करती है तो वो सारे के सारे नेटो मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठे होके उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेटो की कोई क्लॉज ऐसी नहीं है जो कहे कि आप हमारे में से एक मेंबर बगैर हमें कंसल्ट किए वो जाके किसी मुल्क पे अटैक कर दे और फिर कहे तुम भी आ जाओ, हम मिलके अटैक करते हैं। तो ये एक बड़ा सेंट्रल पॉइंट है इसका। लेकिन ट्रंप साहब जो कि मतलब कुछ पता नहीं होता किस वक्त किस पे खफा हो जाएं और किसको सुनाने लगे, तो ये दूसरा प्रेशर है। एक अमेरिकन पब्लिक का प्रेशर है, इलेक्शन का प्रेशर है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे लगता है कि जहां तक आप अगर आप इस सब प्रेशर के बावजूद इस चीज को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी वजह मेरे नजदीक वो एक रोग स्टेट है जिसके साथ मिलके अमेरिकन के को बहुत नुकसान हुआ, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वॉर इज एक्सपेंसिव बिजनेस और वॉर की सिर्फ मॉनेटरी कॉस्ट नहीं है। ये जो इस वक्त हालात गल्फ में हुए हैं, मेरे ख्याल में इनको भी रिपेयर होते बहुत टाइम लगेगा। और ये गल्फ के स्टेट्स जो हैं ये इधर उधर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, इकोनॉमी में भी और अपनी सिक्योरिटी के लिए भी। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। जासिम साहब, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा कि इस वक्त जारी बात है कि इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसमें जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट की पॉलिसी को सो फार आप किस तरह से देखते हैं इस मामले से नबरदाज़मा होने के लिए, और मज़ीद बेहतरी क्या लाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कौन से मुल्क जो हमारे साथ हमारी जीडीपी या जो हमारे इकोनॉमिक वाली में उसके साथ कंपेयर करते हैं और उनके अंदर इन्फ्लेशन कितनी है और हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन कितनी है। तो अगर हम उस रीजनल कंपैरिजन करें फार ईस्ट, सेंट्रल एशिया या साउथ ईस्ट एशिया और वो कंट्रीज़ जो जीडीपी के लिहाज से हमारे बराबर हैं, तो उनके अंदर इन्फ्लेशन की जो सतह है वो 20-30% से ऊपर क्रॉस कर गई है। ऑयल प्राइसेस जो हैं उनकी जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ है वो कई जगहों पे 200% देखा गया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ थी उनके तहत हत्तल इम्कान ये कोशिश की गई कि इन्फ्लेशन को भी एक ख़ास सतह से ऊपर ना जाने दिया जाए। 10, 11, 5, 8 के ऊपर पहले भी होवर करती रही और अब भी कोई 12-13 के करीब आई है। इसी तरह जो स्टेट बैंक था उसके रिफॉर्म्स जो पहले बेसिकली जो 23% शरह मार्कअप से लेके और वापस 10.5 तक लाना,
और उसको सस्टेन करना और सिर्फ 11.5 पे लेके जाना, सिर्फ 1% इजाफा करना, बहुत सारे मुल्कों ने उसको 15-16 पे ले गए एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये 2 इकदाम मेजर इकदाम। तीसरा कि जी फ्यूल के ऊपर सब्सिडी जो थी और थोड़ा सा लेवीज को रिड्यूस करना, क्योंकि पहले कंट्रीज के अंदर या पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि बहुत अरसे से कोई लेवीज बड़े हाई लेवल पे थी, लेकिन हुकूमत ने उसको पहले बहुत रिड्यूस करते करते एक खास सतह पे उसको मेंटेन किया हुआ है। और जो जितने भी शॉक्स हैं वो हुकूमत अपने तौर पे खुद अपने रिजर्व्स के साथ हुकूमती खर्चात को कम करते हुए उसको बर्दाश्त कर रही है। इसके अलावा जो अदर मयर्स हैं, जो गवर्नमेंट की मशीनरी के अपने मयर्स हैं, जो जिसमें 4 दिन दफ्तरी औकात हैं, 1 दिन ऑनलाइन है। इसके अलावा रिसेंटली एक सर्कुलर हुकूमत ने किया कि जितनी भी मीटिंग्स हैं आज के बाद, ये पिछले हफ्ते की बात है, वो सिर्फ ऑनलाइन की जाएंगी, फिजिकली नहीं की जाएंगी। स्टाफ जो है नॉन एसेंशियल वो 50% ऑफिस आएगा, 50% वो ऑनलाइन अपने जो भी उनको टास्क दिए जाएंगे वो काम करेगा। इसके अलावा स्कूल्स के ऊपर भी आपको पता होगा पे एक जुमे को ऑफ रखा गया था, और इसी तरह मार्केट्स के क्लोजर और 8 बजे बंद होना और बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त पब्लिक के साथ चल रही हैं। ये चंद इकदाम हैं जो आगे कंटिन्यू करने पड़ेंगे। लेकिन इन तमाम इकदाम के बावजूद जब तक आवाम को इस चीज़ का शऊर ना हो कि वो सब इस हालात से मिल के हुकूमत को, मुल्क को इससे निकाले, प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि ये कोई एक सिर्फ पाकिस्तान इस हालात से नहीं गुजर रहा, पूरी दुनिया इस हालात से गुजर रही है। पूरी दुनिया तो इससे नबरदाजमा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जासिम साहब और एम्बेसडर नासिर अली खान मौजूद थे। यहीं पर एक और बड़ी डेवलपमेंट भी नाज़रीन इकराम इस वक्त हमें मौसूल हुई है, और वो ये है कि जो प्रपोजल्स का तबादला हो रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के थ्रू, ईरान के पिछले प्रपोजल को अमेरिका ने रिजेक्ट किया, और उसके बाद अल जज़ीरा ने अब ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी जो हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने बहुत सख्ती के साथ कहा है कि जौहरी मामलात को इस मुआहदे में शामिल करना होगा, और उसमें एक नुक्ता ये भी होगा कि ईरान जो इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम है उसे मुंतकिल करने की कोशिश नहीं करेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान को मौसूल होने वाला ईरान का जो रिवाइज्ड प्रपोजल है, नज़र सानी शुदा एक मुसव्वदा है, उसमें क्या कुछ है और क्या वो अमेरिका के लिए काबिल कबूल होता है, या मज़ीद अभी कुछ तब्दीलियाँ और रिविजन्स दरकार होंगी। आने वाला वक्त बताएगा। इस हवाले से मखदूम साहब को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।